शर्मा ने एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमने सीख लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे बेसिक्स। आज हम आगे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमें दे दी जाती है तो हमें उसको सॉल्व कैसे करना होता है, हमें उसके फैक्टर्स या उसके रूट्स कैसे निकालने होते हैं। तो आज हम देखेंगे उसी का पहला मेथड। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब आज हम एक इक्वेशन को लेकर उसके फैक्टर्स बनाएंगे और उस फैक्टर्स के बिहाफ पर अपने रूट्स को निकालना सीखेंगे। अब इसके लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं जो हमें जानकारी रखनी चाहिए, वो क्या क्या है। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस वेयर इफ दिस बिकम्स जीरो। मतलब क्या कह रहा है कि यदि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हो कि अल्फा उसका एक जीरो है या एक रूट है, जीरो पॉलिनोमियल के केस में, रूट इक्वेशन के केस में, तो यदि इसका एक रूट है तो क्या होना चाहिए कि जब आप इस हर वेरिएबल की जगह इस वैल्यू को डालोगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा और जब ये ऐसा दिखेगा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, जीरो। मतलब ये ओवरऑल सब सॉल्व होने के बाद कितना बन जाना चाहिए, जीरो। यदि ऐसा हो जाता है तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक रूट कहलाएगा। और ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, तो इसकी बात हम बाद में सोचते हैं। पहले ही देख लेते हैं, यदि जीरो हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। सेकंड, in this case we say alpha is equals to x is equals to alpha is a solution of a quadratic equation। हम इसको नॉर्मली क्या भाषा में क्या बोलते थे, रूट। ठीक है, तो ये इसका एक रूट हो जाता है। ठीक है, चलो अब आती है छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या है, द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द सेम। क्या जो ये बात हम समझना चाहते हैं या बात करते हैं और कई बच्चों के दिमाग में भी आता है कि सर ये पॉलिनोमियल है और ये आपका इक्वेशन है, दोनों के जीरोस या रूट्स जो होते हैं वो तो सेम ही आ रहे हैं। तो बिल्कुल आ रहे हैं, यही बात हम आपको समझा रहे हैं कि पॉलिनोमियल और रूट्स, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में जो डिफरेंस है वो सिर्फ उनके इक्वल्स टू जीरो वाला है। इसके कारण उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं, जीरोस। और इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस को रूट्स। बाकी वो दोनों होते सेम ही है, ऑब्वियस सी बात है। और एक चीज और, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन can be found by factorizing it into two linear factors and equating each factor to zero। क्या बता रहा है ये प्रोसेस, आपको समझा रहा है जो अब आप देखने वाले हो। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो है। अब आप किसके फैक्टर करने जाते हो और मान लो कुछ ऐसा करते हो, ax स्क्वायर प्लस ex प्लस dx प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो। अब आपने इसको और इन दोनों में कॉमन लेकर कुछ इस तरह से बना दिया कि px प्लस q, qx प्लस y, qx प्लस r, ऐसा कुछ बन जाएगा ये, अभी आपको बताऊंगा। तो ये जो दो है, यदि आप इक्वल्स टू जीरो की बात को हटा दो तो ये हो जाता है आपका क्या प्रोसेस, आपके पॉलिनोमियल वाली प्रोसेस है ना। और यदि इक्वल्स टू जीरो आप रखते हो ये वाली, तो ये क्या हो जाती है, इक्वेशन। और ये नोट आपको समझा रहा है कि अब आपको एक एक करके दोनों को जीरो के इक्वेट करना है। px प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, जिससे x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, माइनस क्यू अपॉन पी। और इधर यदि आप करते हो तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आर अपॉन क्यू। अब आप कहोगे सर ये सब तो हो गया, पर ऐसा करना क्यों है या आपने ये दो फैक्टर्स क्यों करे, तो इसका लॉजिक समझ लो। देखो ध्यान से बच्चे, एक बात मेरे बहुत क्लियर बताना, दिमाग में आपको याद होगा, 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो जीरो हो जाए। एक सिंपल सा क्वेश्चन, 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि उसका रिजल्ट जीरो आ जाए। तो कई बच्चे कहेंगे सर 1/2 से कर दो। आंसर इज 1 नॉट 0। यस और नो? और कोई दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। इसके अलावा कोई बच्चा कह सकता है सर 3/2 से करके देख लो, या कोई भी और दिमाग में आ रहा, तो गलत आएगा हमेशा। रीजन समझना क्या होता है बच्चा, जब भी आप करने जाते हो किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई और रिजल्ट आपको चाहिए होता है जीरो, तो ये तभी पॉसिबल है जब उन दोनों में से कोई एक क्या हो, जीरो हो। ध्यान से देखो, 2 into 0 is also 0 and 3 into 0 is also 0, 0 into 3 is also 0। मतलब किसी भी केस में यदि आपको रिजल्ट जीरो चाहिए तो इसका एक ही तरीका है कि उन दो प्रोडक्ट वाले नंबर्स में से कोई एक नंबर जीरो होना चाहिए, अदरवाइज आंसर कभी भी जीरो नहीं आता। तो वो लास्ट प्रोसेस जो आप देख रहे थे, जहां हम px प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो करके
x इजिकल्स टू माइनस क्यू अपॉन पी निकाल रहे थे और आप सोच रहे थे कहां से आया, तो ये क्या हुआ, हमने बोला था कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है? जीरो। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक जीरो हो। दो चीजों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो। और ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में से कोई एक जीरो हो। तो हम ये मान लेते हैं पहले केस में कि ये जीरो है, दूसरे केस में ये जीरो है। ऐसा करने से हमें दो सॉल्यूशंस, दो आंसर्स, दो रूट्स मिल जाते हैं। अब बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। तो अब क्या करना है, कैसे करना है, बहुत तरीके से समझ लो। फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिन बच्चों को बहुत तरीके से समझ में आ जाता है, उनको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती है। और जिनको प्रॉब्लम आती है उनकी हमेशा प्रॉब्लम रह जाती है साइन कन्वेंशंस की। तो आज मैं जो मेथड लेकर आया हूं उससे आपको साइन कन्वेंशन की दिक्कत भी नहीं आएगी, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो ध्यान से देखो कैसे करना होता है। सबसे पहले आप क्या करो, यदि ये पॉलिनोमियल होता तो आप ऐसे लिखते हैं। अगली स्टेप में आप इसको ये कर दोगे, बस। यहां के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, यही एक प्रोसेस है फैक्टराइजेशन की जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है। ये आपने कर ली तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के आगे लिखे कोफिशिएंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब वेरिएबल की जो पावर 2 है उसके आगे लिखे कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 into 1 becomes 5। अब आपको इस 5 को लाने के तरीके ढूंढने हैं। तो दिस विल बी 5 into 1 is equals to 5। हाँ है ना? और कैसे 5 आ सकता है और बताओ मुझे? 1 into 5, तो ये तो बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक ही तरीका है 5 लाने का, 5 into 1। अब इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दो तो कितना आ जाता है? 6, माइनस कर दो तो 4। यस और नो? है ना? तो 5 लाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है 5 into 1, और इन दोनों नंबर्स को यदि हम ऐड करते हैं तो 6 आता है और दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आता है। इसमें भी एक बात ध्यान रखना, जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तब आपके दिमाग में ये बात जरूर होनी चाहिए कि आपने सब्ट्रैक्ट करते टाइम किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 4 या 6 आ रहा है। अब इन दोनों नंबर में से ही कोई एक नंबर यहां बीच में लिखा होगा। कौन सा लिखा है? 6। कौन सा लिखा है? 6। अब 6 कैसे बना था? 5 + 1 करके। तो हम यहां वही प्रोसेस लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह क्या लिख देंगे? 5 + 1 x + 5। बस ये स्टेप यदि आपने बहुत तरीके से देख ली, समझ ली, तो इसके बाद आपको साइन कन्वेंशन की कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करना है, एक्स स्क्वायर, इस माइनस से अभी भी मत खोलो, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस विल बिकम 5x + x + 5 = 0। अगले स्टेप में आप इस माइनस से इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² - 5x - x + 5। बस बच्चा ये वाली साइन मिस्टेक मत करना, जो यहाँ है -x आना है, आप अक्सर बच्चे यहाँ +x कर देते हो। यदि आपने यहाँ पर +x कर दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो कैसे बचना है वो भी एक दिमाग में रख लेते हैं अपन। बेटा किसी भी इक्वेशन में जब आप इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट कर दोगे, इस मेथड का नाम क्या होता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या होता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का फायदा क्या होता है? आप 3 को 4 में बदल देते हो तो कॉमन लेना आसान हो जाता है, सिर्फ इतना सा। अब इसमें जो साइन की बात मैं बोल रहा था, बेटा साइन में ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में कितने माइनस साइन है? कितने माइनस साइन है? 2। आप जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करने जाए और आप साइन कन्वेंशंस का ध्यान नहीं रख पा रहे, तो बस इतना ध्यान रखना कि आपके पास किसी भी इक्वेशन में जब मिडिल टर्म आप ब्रेक कर लोगे इस तरह से 4 टर्म्स में, तब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर इवन टाइम्स माइनस होने चाहिए। या तो 0 हो या 2 हो। 4 तो होंगे नहीं तो माइनस ही कॉमन ले लेंगे। तो या तो 2 माइनस होने चाहिए या 0 माइनस होने चाहिए। यदि 1 माइनस है पूरी लाइन में, 4 टर्म्स की लाइन में 1 माइनस है या 3 माइनस है, तो आपने सवाल गलत कर दिया है, आपका सवाल का जवाब कभी भी नहीं आएगा। इतनी सी बात दिमाग में रख लो, आपका सवाल सही हो जाएगा। तो अब 2 माइनस है मतलब मैं सही चल रहा हूं। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है इन दोनों से
कॉमन लेने का काम, ठीक है। इन दोनों से क्या करना है आपको, कॉमन लेना है, ठीक है। तो पहले दो से और लास्ट के दो से कॉमन ले लो। क्या होगा, पहले दो से क्या कॉमन आ रहा है, x, यहां बचेगा x माइनस 5। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो जो ब्रैकेट यहां है वही यहां बनाना है, तो चुपचाप लिख दो x माइनस 5। जब आप ऐसा करोगे तो ध्यान से देखो 5 के आगे का साइन चेंज हो गया पर नंबर सेम ही रह गया। इसका मतलब कुछ ऐसा कॉमन निकालना है जिससे 5 ना बदले पर साइन चेंज हो जाए। तो ध्यान रखना जब भी ऐसा कॉमन निकालना हो तो हमेशा कॉमन क्या निकलता है, 1, और साइन बदलना हो तो उस 1 के आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। मतलब नंबर जो भी कॉमन ले रहे हो वो ठीक है, पर ये ध्यान रखना कि यदि साइन चेंज हो गया है तो माइनस कॉमन निकालना, और साइन सेम रखना है तो प्लस कॉमन निकालना है। ये हो गया, इक्वल्स टू 0 चल रहा है। अब देखो हो गया आपका काम। अब इस पूरी टर्म से और इस पूरी टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5। यहां क्या बचेगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब वही चीज जो आपको समझाई गई थी, क्या कि x माइनस 5 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स का मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो बेसिकली हम दोनों को इंडिविजुअली 0 कर देते हैं। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ऐसा करने पर x की वैल्यू क्या आएगी, 5। मतलब x की वैल्यू या तो 5 हो ताकि पूरा टर्म्स कितना हो जाए, 0 हो जाए, या फिर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होता है, जिसका मतलब होता है x इक्वल्स टू 1। बात समझ में आई। तो अब आप जाके देखोगे तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 5 डाल दो, ये 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 डाल दो, ये 0 हो जाएगी। तो जो अल्फा वाली बात हम बोल रहे थे वो यहाँ पॉसिबल हो रहा है। देख भी लो एक बार, 5 डाल के देखते हैं तो 25 माइनस 30 प्लस 5। अब मेरे ख्याल से आपको मैथ्स आती होगी, ये 0 हो जाएगा। 1 डाल के देख लो, 1 माइनस 6 प्लस 5, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि ये जो हमने निकाले आंसर, ये हमारे वो अल्फा है। यदि आप याद करो पॉलिनोमियल में इनको अल्फा और बीटा बोलते थे, वही वाली बात है। तो ये अल्फा जो है जब आप अपनी इक्वेशन में डाल देते हो तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। चलो एक सवाल और देखते हैं, ये रहा। अब इसमें आप करके बताओगे, बेसिकली करना वही है, साइड में जाओ 25 इंटू 9 कर दो। समझ गए ना, क्यों, क्योंकि हमें वेरिएबल की पावर 2 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को लेना होता है। तो 25 इंटू 9 कितना हो जाता है, 225। कितना हो जाता है, 225। अब ये नंबर बड़ा है, अभी नंबर बड़ा है, तो बच्चे सोचते हैं सर अब इसका क्या करेंगे। यदि आपने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर छोटा हो चाहे बड़ा, आपको करना वैसे ही है। ढूंढते जाओ, 1 इंटू 225, 2 से ये जाएगा नहीं तो अगला नंबर 3 आएगा, 3 के टेबल से 7 और 5 75। अब 4 से जा नहीं सकता, इवन टेबल से तो अब जाएगा ही नहीं, तो सारे ऑड आउट ट्राई करने। 5 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, 5 कितना जाएगा, 45, ठीक है। इसके अलावा 6 से नहीं जा सकता, 7 से जाएगा क्या, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से भी जा रहा है, तो 9 से देख लेते हैं, 9 इंटू 25 भी आएगा ही आएगा, ये तो सेम ही रहेगा। 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 13 से ट्राई करो जल्दी से, 13 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 14 से जा रहा है, वो भी चेक कर लो, 14 तो कितना बचेगा, अच्छा इवन टेबल से जाएगा ही नहीं तो 14 से तो जाएगा ही नहीं। 15 से देखो, अब 15 से देखते हैं इसको, 15 इंटू 15 1 जा 15 और यहां पर 1 आ जाएगा तो 15 1 जा 7 बच जाएगा, तो 75 के हिसाब से 15 इंटू 15। अब आप एक बात और कह सकते हो, सर यहीं क्यों रुक गया, आगे आपको आंसर दिख गया इसलिए नहीं बेटा, ध्यान से देखो, यहां से नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और यहां से नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। एक पॉइंट पर आके नंबर इतने पास आ जाएंगे कि एक दूसरे के ओवरलैप नहीं कर पाएंगे या सेम हो जाएंगे, उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते। या आप 16 लेके जाते हो तो 16 से डिवाइड नहीं होगा, 17 आएगा नहीं, 18 आएगा नहीं, अब कहीं तक भी चले जाओ और यही सारे नंबर आएंगे, जैसे 25 इंटू 9, 45 इंटू 5, 75 इंटू 3, 225 इंटू 1। तो मतलब सेम ही है, मल्टीप्लाई ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए। तो यही 5 केस बन रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो घटा दो, 226 224 हमारे बीच का नंबर नहीं है। 75 प्लस 3 78 हो जाता है, जबकि माइनस करने पर 72, तो ये भी हमारे बीच का नंबर नहीं है। 45 और 5
ऐड करने पर 50 हो जाता है, माइनस करने पर 40, हमें चाहिए 30। 25 और 9 यदि ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 34, और माइनस कर देते हैं तो हमारा हो जाता है कितना हो जाता है 16। ये भी हमारा बीच का नंबर नहीं है। 15 प्लस 15 को ऐड करते हैं तो 30 आता है और माइनस करते हैं तो 0, और हमें क्या चाहिए था 30, मतलब 15 और 15 के इसके दो पेयर होंगे। अब हम इसको कैसे करेंगे, 25x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 15 x प्लस 9 इज टू 0, 25x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 15x प्लस 9। अब मैंने एक क्वेश्चन में बहुत तरीके से बहुत समझाया साइन कैसे करना, तो यदि किसी को दिक्कत आ रही है तो वो उसी स्टेप से कर सकता है। बाकी अब फटाफट करते हैं। तो यहाँ पर इन दो का कॉमन, इन दो का कॉमन। अब ध्यान से देखो, वही स्टेप समझाऊंगा। दोनों में नंबर में कॉमन आ रहा है 5x स्क्वायर, और x में हमेशा x तो कॉमन आएगा ही। यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5x और यहाँ बचेगा 3। अक्सर बच्चे क्लास में हमसे ये पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये बचेगा 5x और 3। तो बेटा इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। आप यहाँ क्या करो, हर नंबर पर 5x से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 5x से डिवाइड कर दो। जब आप करोगे तो x से x कट गया, 5 से 25 5 टाइम कटा, x से x कट गया और 5 से 15 3 टाइम्स कटा, तो यहाँ कितना बचेगा 5x और यहाँ कितना बचेगा 3। यही अंदर आ जाएगा। समझे दिमाग से कि हम कैसे करते हैं? तो ये बात देख लो आप फटाफट से। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हो 15x और 9। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है 5x माइनस 3, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि ये ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, इसका मतलब काम बन रहा है। अब 9 को 3 बनाना है तो क्या कॉमन होना चाहिए, 9 में से क्या कॉमन निकालूं कि 3 आ जाए, तो 3 इंटू 3 9 होता है, मतलब कॉमन निकलेगा 3। कॉमन क्या निकलेगा 3। फिर दूसरी स्टेप, इसके आगे लगने वाला साइन, तो 9 यहाँ प्लस का है और यहाँ 3 माइनस का है, इसका मतलब साइन चेंज हो गया है। साइन चेंज होने का मतलब हमेशा होता है कि आगे क्या कॉमन निकालना है, माइनस कॉमन निकालना है। अब इस हिसाब से आप देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब आपके दो डब्बे क्या बन गए, 5x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3। ओवरऑल देखा जाए तो दो डब्बों को सॉल्व कर लो, 5x माइनस 3 इसका टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 3/5। यहाँ भी 5x प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। तो ये दो आपके अल्फा और बीटा निकल के आ गए। एक तरीके से दो जीरोस निकल के आ गए, दो रूट्स निकल के आ गए। जीरोस गलत बोल रहा हूँ, दो रूट्स निकल के आ गए। मेथड लंबा हो चाहे छोटा, यदि आप ये ट्राई करते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब सर इस क्वेश्चन में क्या करें, इसमें तो बीच की टर्म ही नहीं है, तोड़ना क्या है? तो वैसे तो है इसमें टर्म, यदि आप देखो तो ध्यान से 64x स्क्वायर माइनस 0x या प्लस 0x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस 625, ये है आपका सवाल। पर ऐसा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हर बार आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करने जाओ, जरूरी थोड़ी है, सवाल भी तो देखना पड़ता है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है या नहीं है। तो अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जगह हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सर मैं इसको लिख सकता हूँ 8x का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 25 का होल स्क्वायर। 8x का स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर। अब याद करो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यदि आप इसको देखो तो ये आपका a है और ये आपका b है। यदि आपको आइडेंटिटी याद हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू a माइनस b। जब आप ऐसा करते हो तो आपके दिमाग में हो जाता है कि व्हाट इज योर a, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। तो आंसर हो जाएगा 8x प्लस 25 एंड 8x माइनस 25। नाउ द आंसर इज, यदि इक्वल्स टू 0 चल रहा है तो आप इसका आंसर क्या बोल दोगे बच्चों, 8x plus 25 is equals to 0, which means x is equals to minus 25/8। और इधर देखोगे 8x minus 25 is equals to 0, तो x is equals to 25/8। तो आपके दो आंसर आ गए। आप चाहे मिडिल टर्म से करते तो भी आपके यही दो आंसर आते। क्लियर, बात समझ में आई? तो यहां पर हमने आपको हर वो क्वेश्चन सिखा दिया जो आपको आना चाहिए था। इस तरह से कोई टर्म गायब हो जाए तो क्या करो, मान लो यहां पर 625x लिखा होता, फिर क्या करते?
फिर कुछ नहीं करते, फिर हम सिंपल क्वेश्चन ऐसा हो जाता 64x² माइनस 625x। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से सिर्फ x कॉमन आ सकता है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसके दो फैक्टर हो जाते हैं 64x माइनस 625 इक्वल्स टू 0। इसके दो आंसर क्या निकल के आते हैं बच्चों, देख लो फटाफट से, ऐसा सवाल भी मिलता है तो या तो x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू क्या हो जाएगी 625/64, जो हमें सिखाता है कि ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर हम आपको दे रहे हैं थोड़े से होमवर्क के क्वेश्चंस। ये आपके होमवर्क है, ये आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला। एक बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं लगता आधे से ज्यादा बच्चों को ये आएगा, पर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको सिर्फ a² माइनस b² के ऐसे फैक्टर ढूंढने जिससे 2a बनता हो। एक ही तो फैक्टर है, a² माइनस b² के दो फैक्टर होते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और यदि आप इन दोनों फैक्टर्स को आपस में ऐड कर दो तो b से b कट जाएगा, 2a बच जाएगा। मतलब आपको ये लिखना है। अब आपको लिख सकते हो तो बताना, नहीं तो फिर हम अगली क्लास में आपको इसको भी सॉल्व करवा देंगे। एक क्वेश्चन आपका ऐसा दिया हुआ है जो आपको बहुत इजीली करना है, एक और है ये वाला। तो इस तरह से बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है फैक्टराइजेशन मेथड की, और यदि आपने प्रैक्टिस कर ली तो यकीन मानो आपके सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और पढ़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।